नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबंत सिंह। आज हम मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो 17 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे का इस तरह का डिस्कशन, सरल प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो भी पीवाईक्यू के साथ, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में कई सारे फ्लो चार्ट और डायग्राम ऐसे दिए गए हैं जो बहुत धुंधले हैं, तो उसमें जो डाटा है बहुत क्लियरली दिखता नहीं है। तो मैंने नए सिरे से सभी फ्लो चार्ट डायग्राम तैयार किए हैं ताकि हमको डाटा क्लियरली विजिबल हो सके। इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू भी देखेंगे और ये समझेंगे कि एमपी के एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से किस टाइप के सवाल पूछे जाते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जीडीपी से। मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार कितना है? तो हमें दो तरह के डाटा याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। हमें पता है जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसको हम प्रचलित दर पर मापते हैं, और जो रियल जीडीपी होती है उसको हम बेस ईयर पे मापते हैं, यानी कि 2011-12 पे। तो मध्य प्रदेश की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 16.6 लाख करोड़ की, और जो रियल जीडीपी है मध्य प्रदेश की वो है 7.8 लाख करोड़ की। एक्चुअल डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पूरा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। अब जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 11.14%, लेकिन जो रियल जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट है 8.04%। मध्य प्रदेश ने 2047 तक अपनी जीडीपी को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि पिछले 25 सालों में बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 22 गुना बढ़ा है। ये डाटा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। आप ये देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में कि 2001 की तुलना में 2023 तक मध्य प्रदेश के बजट में कितने गुने वृद्धि हुई है, तो ये लगभग 20 गुना हुई है, और अभी ये हो गया है 22 गुना। तो ठीक है, आप 2025 तक 22 गुने की वृद्धि हुई है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश ने अपना जो जीडीपी है वो कब तक 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में सवाल आया था 2028-29 तक, और 2047 तक 2 ट्रिलियन तक का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी लक्ष्य हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसका जो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना कितना है। तो मध्य प्रदेश की ये नॉमिनल जीडीपी है, तो मध्य प्रदेश की नॉमिनल जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो 43% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 19% है, और सेवा क्षेत्र का योगदान 37% है। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो जो प्रचलित भाव पे नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43% है, द्वितीय का 19% है, और तृतीय का 37% है। लेकिन जो स्थिर भाव पे जीडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 33% है। तो आप देखिए यहाँ ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया है, यहाँ पे 43% और ये यहाँ 33% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 26% ये बढ़ गया है, और जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान 40% है, ये भी बढ़ गया है। तो आपको दोनों का याद रखना है, प्रचलित भाव पे भी और स्थिर भाव पे भी, क्योंकि सवाल दोनों से पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। हम प्रत्येक तीनों क्षेत्रों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो है 7.3%। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं वो है फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य और खनन। आप देखोगे कि इन उप क्षेत्रों का योगदान और वृद्धि दर कितनी कितनी है। ये मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। क्योंकि फसल का जो योगदान है वो है 30% का, और इसमें जो वृद्धि दर है वो है 6.3% की। पशुधन का जो योगदान है वो 7.2% है, और इसकी ग्रोथ रेट है 12.9%। वानिकी का जो योगदान है वो 2.1%, और इसकी ग्रोथ रेट है 7.4%। मत्स्य एंड फिशरीज का जो योगदान है वो है 0.6%, और इसकी वृद्धि दर है 15%। इसी तरह खनन का आप देख सकते हो, इसका योगदान है 2.9%, और इसकी वृद्धि दर है 2.2%। तो आप ये याद रखिए। देखिए एक सवाल आया है, ये एमपीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है। ये 2016-17 के लिए पूछा गया था। अभी जो फसल क्षेत्र में ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 6.3%। एक सवाल आया था एमपीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में कि प्राथमिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं उनमें से किसका योगदान सबसे कम है, पशुपालन का है, वानिकी का है, मत्स्य पालन का है, या फसल का है। तो हमने अब ये देखा कि सबसे कम जो योगदान है वो मत्स्यन का है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो आप ये याद रखिए कि मत्स्यन का योगदान तो कम है लेकिन इसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी उप क्षेत्र हैं उन सब की ग्रोथ रेट और उनका योगदान यहाँ पे लिख रखा है। ये वही टेबल है जो इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र पे। तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 9.93%, और इसका जो कुल आकार है वो है 3.1 लाख करोड़ का। तो मैंने यहाँ पे तीनों क्षेत्रों की जो ग्रोथ रेट है वो कंपाइल की है। देखो प्राथमिक क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है हमने पढ़ी थी 7.3% है, द्वितीय क्षेत्र की 9.93% है, और तृतीय क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो है 15.8%। तो योगदान और इनकी ग्रोथ रेट दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं उसमें किसका कितना योगदान है। तो जो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इसका योगदान 7.2% का है,
और निर्माण यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है उसका योगदान 9.2% का है। तो हमें याद ये रखना है मोटा मोटा कि द्वितीय क्षेत्र में जो उप क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, निर्माण क्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद और जो डिटेल में आपको डाटा पढ़ना है तो यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ रेट है वो है 6.9%। अब हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र यानी कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसकी। तो तृतीय क्षेत्र की ग्रोथ रेट हम पढ़ चुके थे कितनी है, 15.8%, और इसका कुल आकार है 5.8 लाख करोड़ का। इसके जो उप क्षेत्र है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य सेवाएं, रियल एस्टेट। तो इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का। प्रत्येक क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं, ये यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं, आप ये पढ़ सकते हो कि किसका योगदान कितना है और किसमें कितनी % ग्रोथ हुई है। इसमें आपको याद ये रखना है कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है और सबसे कम योगदान किसका है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है और सबसे कम ग्रोथ रेट किसकी है। ठीक है, जैसे एक सवाल आया था माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में कि जो तीनों क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई है, तो प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में। अभी के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई है, तृतीय क्षेत्र में 15%, द्वितीय क्षेत्र में 9.9% और प्राथमिक क्षेत्र में 7.3%। तो आप ये डाटा याद रखिए, सबसे ज्यादा किसमें हुई है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखो जीडीपी के जो तीनों क्षेत्र हैं उनमें से किसका योगदान कितना है, किसका ज्यादा है, किसका कम है, इस पे आमतौर पे सवाल पूछे जाते रहे हैं। देखिए ये फॉरेस्ट मैन 2020 में सवाल आया है, ये पूछा है कि सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक का है, द्वितीयक का, तृतीयक का है। तो हमने पढ़ा था अलग अलग स्थिर मूल्य पे भी और प्रचलित मूल्य पे भी। सेम सवाल ये फॉरेस्ट मैन 2024 में पूछा गया है, बस इसमें वित्तीय वर्ष चेंज हो गई। इसमें पूछा है कि वर्ष 2023-24 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का। देखिए सवाल आया था असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम में, ये पूछा था कि तृतीय क्षेत्र में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो हमने पढ़ा था व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का योगदान सबसे ज्यादा है। देखिए ये लिखा हुआ है व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट का योगदान सबसे ज्यादा है 10%, और सबसे कम किसका है, रेलवे का। तो योगदान और ग्रोथ रेट आपको दोनों याद रखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसको भी हमें दो तरीके का डाटा याद रखना है कि प्रचलित मूल्य पर कितनी है और स्थायी मूल्य पर कितनी है। तो मध्य प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो है वर्तमान मूल्य पे यानी कि जो प्रचलित दर है उस पे है 1,69,050 रुपए, और स्थिर मूल्य पर है 76,971 रुपए। ये दोनों याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, वो प्रचलित मूल्य वाला भी पूछा जा सकता है, स्थिर मूल्य वाला भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2011-12 से लेके अभी तक 2025-26 तक जो पर कैपिटा इनकम है उसमें लगभग 4 गुने की वृद्धि हुई है। पिछला इकोनॉमिक सर्वे था उसमें भी ये बताया गया था कि 4 गुने की वृद्धि हुई है, और इसी से एक सवाल आया था एमपीपीएससी प्री 2025 में। आप ये देखिए 2011-12 से लेके 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, तो ये 4 गुना बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय से इसी तरीके के सवाल और भी पूछे जाते रहे। ये प्री 2024 में सवाल पूछा था, इसमें मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना की गई थी। ये पूछा गया था कि किसकी ज्यादा है, भारत की कि मध्य प्रदेश की। तो ऑब्वियस सी बात है भारत की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। और इसी तरीके का सवाल यहाँ आया था, ये आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम में आया था, राष्ट्रीय औसत की तुलना पूछी थी, मतलब भारत की तुलना पूछी थी मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। इसके अलावा और सवाल भी आए, यहाँ स्थिर भाव पे पर कैपिटा इनकम पूछी है, 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। और सेम सवाल ये एडीपी 2021 में पूछा गया है कि 2021-22 में स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है तो मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा 2025-26 के लिए है वो है 4.66%। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कितना है, 31.3%। ये दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा और डेट टू जीडीपी रेशियो। तो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों के डाटा यहाँ पे दिए गए, आप देख सकते हो। देखिए ये सवाल एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में आया है, ये पूछा है 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितने % है मध्य प्रदेश की जीडीपी का। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो हमने पढ़ ही लिया था, अभी कितना है मध्य प्रदेश का, 31.3%। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र पर, और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से हर साल कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। तो मध्य प्रदेश में जो कुल कृषि उत्पादन है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, वो हुई है 7.66% की। लेकिन कुल फसल क्षेत्रफल में गिरावट हुई है, और ये गिरावट हुई है 2.48% की। तो यही चीज यहाँ पे डेटे में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों का जो योगदान है वो यहाँ पे लिख रखा है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है, तो वो वृद्धि हुई है 10.29% की वृद्धि। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जिस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है वो है मक्का। मक्के में लगभग वृद्धि हुई है 64% की। इसके अलावा गेहूं में 16% की वृद्धि हुई है, और धान के उत्पादन में कमी आई है, और वो कमी आई है 2.7% की। इसके अलावा हम दलहन और तिलहन की बात करें तो दलहन के उत्पादन में लगभग 21.9% की गिरावट हुई है, और तिलहन के उत्पादन में भी गिरावट हुई है, और ये 5.2% की गिरावट हुई है। दलहन तिलहन को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है यहाँ से। अब हम दलहन में भी किन किन दालों के उत्पादन में कमी हुई है और किन किन के उत्पादन में गिरावट हुई है उसको देखते हैं। तो चने में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, उसके बाद उड़द में, उसके बाद मसूर में, और उसके बाद अरहर में।
लेकिन जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो मटर और मूंग में हुई है। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो मटर में हुई है और उसके बाद मूंग में हुई है। तो केवल 2 दलहन हैं जिसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, बाकी ये जो 4 दालें हैं इनके उत्पादन में कमी देखी गई है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा तिलहन में हमने देखा है, तिलहन में जो गिरावट हुई है वो 5.2% की गिरावट हुई है। और जो सोयाबीन के उत्पादन में भी गिरावट हुई है वो हुई है लगभग 3.1% के आसपास। वाणिज्यिक फसलें हैं, इसमें हम गन्ने का उत्पादन देखें तो गन्ने के उत्पादन में लगभग 19.5% की गिरावट हुई है और कपास के उत्पादन में लगभग 3.7% की गिरावट हुई है। इसके अलावा हम मांस उत्पादन में देखें तो मांस उत्पादन में वृद्धि हुई है 9.8% की। तो यहाँ पे सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि और गिरावट को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आप यकीन मानिए एक ना एक कोई क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। तो हम आइए पीवाईक्यू देखते हैं। ये मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है, वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। ये दालों के अंदर पूछ रहा है किस दाल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। अभी हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ है, अभी सबसे ज्यादा उत्पादन मटर का हुआ है और मूंग का हुआ है। बाकी सभी दालों के उत्पादन में गिरावट आई है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा ये अभी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में सवाल आया था कि मक्के के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, धान में कितनी वृद्धि हुई है या गेहूं में। ये उत्पादन में वृद्धि या कमी पूछी गई है। तो इसका मैंने चार्ट आपको दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि टोटल किसके उत्पादन में कितनी वृद्धि और कमी देखी गई है। ठीक है, गन्ने का हम पढ़ चुके हैं, गन्ने में लगभग 19.5% की कमी आई है, कपास में भी 3.7% की कमी आई है। अब हम बात करते हैं पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पे। तो मध्य प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन है वो बढ़ा है। तो वो कितना परसेंट बढ़ा है, वो बढ़ा है 5.9%। और जो टोटल दुग्ध उत्पादन हो गया है वो 255 लाख टन का हो गया है। और इसके अलावा जो उपलब्धता है प्रति व्यक्ति वो है 707 ग्राम प्रतिदिन। और मांस उत्पादन हम पढ़ ही चुके हैं कि 9.8% की दर से बढ़ा है। देखिए एक सवाल आया था ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम में, इसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता कितनी है। तो ये 23-24 का पूछा था। उस समय 700 ग्राम प्रतिदिन थी, अभी ये कितना हो गया है 707 ग्राम प्रतिदिन। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 3rd नंबर पे है पूरे देश में, तो आप ये भी याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं उद्यानिकी की। तो उद्यानिकी में मध्य प्रदेश का जो टोटल उत्पादन है वो पहुंच गया है 425 लाख मीट्रिक टन पे। और जो सब्जियों का कुल उत्पादन है वो हो गया है 259 लाख मीट्रिक टन। और इसके अलावा हम फल और मसालों की बात करें तो फल का जो उत्पादन है वो है 102 लाख मीट्रिक टन और मसाले का उत्पादन है वो है 57 लाख मीट्रिक टन। हमें पता है मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। फल उत्पादन में अलग अलग फलों का भी यहाँ उत्पादन दिया हुआ है, आम का कितना है, संतरे का कितना है, केले का कितना है। तो आप याद रख सकते हो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है वो आम का हुआ है। और मसाले में जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है वो लहसुन का हुआ है। देखिए एक सवाल आया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2023 के एग्जाम में, इसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में कौन से नंबर पे है देश में। तो ये पहले नंबर पे है। एक सवाल आया था मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है। ये एमपीपीएससी प्री 2025 में पूछा गया था, उस समय टमाटर इसका आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था कि आलू उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है। तो कृषि से संबंधित, उद्यानिकी से संबंधित इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, तो आप वो डाटा याद करके रखिए। एक फैक्ट हमको याद रखना है कि जो ओडीओपी है उसके लिए 2025-26 में जो बजट आवंटन किया गया था वो लगभग 5 करोड़ के आसपास किया गया था। अब हम बात करते हैं एमएसएमई। एमएसएमई के बारे में हमें 2 फैक्ट याद रखना है कि कौन से वित्तीय वर्ष में कितने लाख एमएसएमई पंजीयन हुए और उसमें एक संभावित रोजगार कितने हुए। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया गया है। 2024-25 में लगभग 5.79 लाख एमएसएमई का पंजीयन हुआ है और इसमें जो संभावित रोजगार है वो लगभग 29 लाख है। इसके अलावा 2025 में नवंबर तक दिया गया ये डाटा, ये लगभग 4.15 लाख एमएसएमई का पंजीयन हुआ है और इससे संभावित रोजगार है वो लगभग 24 लाख के आसपास है। तो आप एग्जैक्ट डाटा इसमें टेबल में पढ़ लीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कंपनियों के पंजीयन की जो ग्रोथ रेट है वो भारत के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में जो कंपनियों के पंजीयन की ग्रोथ रेट है वो है 13.6%, जबकि भारत में है वो 10.3%। देखिए एक सवाल आया था प्री 2024 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये 2% था उस समय पे। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल निवेश प्रस्ताव कितने प्राप्त हुए हैं और कुल एफडीआई कितना प्राप्त हुआ है। तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी भोपाल में, उसमें जो टोटल निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे वो हुए थे 30.77 लाख करोड़ के। और जो एफडीआई प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक वो है 327 करोड़ का। तो यहाँ पे एफडीआई पिछले 2-3 साल का दिया गया आप देख सकते हो, लेकिन आपको याद ये रखना है कि 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर तक जो एफडीआई प्राप्त हुआ है वो 327 करोड़ का प्राप्त हुआ है। देखिए इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में।
तो ये सवाल पूछा गया है, इंदौर में हुई थी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तो उसके बारे में पूछा गया है कि कितने प्राप्त हुए थे, तो उस समय इसका आंसर था डी। इसके अलावा जो राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी निवेश प्रस्ताव से संबंधित सवाल होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए ये सवाल आया है एफडीआई को लेकर कि मध्य प्रदेश में एफडीआई कितना प्राप्त हुआ है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है सवाल। अब हम बात करते हैं शिक्षा और कौशल पे। देखो मध्य प्रदेश में जो टोटल बजट का हिस्सा है उसका लगभग 10.37% शिक्षा पे व्यय होता है, और जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अंतर्गत 94 संदीपनी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो 19 हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 14 हैं। जब एक सवाल पूछा गया था, ये एमपीपीएससी प्री 2025 में पूछा गया था कि कुल व्यय बजट का शिक्षा पर कितना % खर्च किया जाता है, ठीक है, तो उस समय ये 12% के आसपास था। हेल्थ से रिलेटेड एक डाटा है कि हमको एमएमआर याद रखना है कि एमएमआर अभी वर्तमान में कितना है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है तो मध्य प्रदेश का अभी एमएमआर है 142। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य पर खर्च होता है वो जीडीपी का लगभग 3% के आसपास खर्च होता है। पीएम जनमन अभियान जो चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में हाल ही में कई नीतियां लॉन्च की गई हैं, उनमें से ये 3 नीतियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उनमें से भी ये वाली नीति मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025। पिछले 3-4 महीने में जितने भी एग्जाम हुए हैं आप उठा के देख लीजिए, इससे जरूर सवाल पूछा गया है। इसके अलावा राजस्व और पूंजीगत व्यय यहाँ पे दिया गया है, हालांकि बजट में ये डाटा अलग होता है, तो आप जो अभी बजट आया है उससे वो डाटा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक सर्वे का डाटा लगाया हुआ है, आपको जरूरत लगे तो आप ये डाटा पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को रट लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे से कोई भी सवाल आएगा बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।